आप सभी को अभिवादन, मेरी ओर से नमस्कार। और आपने एक बात कही है, वहीं से मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि मैं भी गांव के ही स्कूल से पढ़ के निकला हूं। और ये मैं कह सकता हूं कि जिस स्कूल से लोग पढ़ के निकल जाते थे, अब उन स्कूलों की स्थिति वैसी नहीं है जो पहले हुआ करती थी। बहुत बदल गया है और इस बीच में बहुत समय भी हो गया है। 50 साल के पहले के जो शिक्षक थे और 50 साल पहले जो स्कूल थे, जो पढ़ाई की व्यवस्था थी या जिस तरह से भी होता था, उनको सिर्फ हम स्मरण कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस चीज को पहचान कर कि समस्या बहुत जटिल है, गंभीर है और इस पे काम करने की जरूरत है, तो पिछले 2-3 वर्षों में काफी काम हुआ है। और मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये कह सकता हूँ कि बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्योंकि प्राथमिकताएं बदल गई हैं। प्राथमिकताएं पहले शिक्षा शायद नहीं थी, और बुनियादी शिक्षा तो और भी नीचे थी, लेकिन अब बुनियादी शिक्षा मुझे लगता है कि प्राथमिकताओं में शीर्ष पर है। और इसके लिए कार्य योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं, संसाधन, फंड्स, इसकी जो व्यवस्था हो रही है, उससे मुझे लगता है कि बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अपने सभी प्रतिभागियों को कि जब हमारे स्कूल खुल जाते हैं तो अपने आसपास के किसी एक प्राइमरी स्कूल में या जूनियर हाई स्कूल में जाएं और थोड़ा हमारे बच्चों और हमारे शिक्षकों के साथ समय बिताएं, तो उनको अच्छा लगेगा। मैं माध्यमिक विद्यालयों के बारे में नहीं कह सकता हूँ इतना अधिकार पूर्वक, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मैं देखता नहीं हूँ। तो उसके लिए कोई अन्य विषय विशेषज्ञ बताएंगे तो अच्छा होगा। इसके बाद मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में रखूंगा कि जो नई शिक्षा नीति का दस्तावेज आया है, उसके क्रियान्वयन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या हो सकता है और क्या किया जा सकता है, इसी के इर्द गिर्द मैं अपनी बातें कहूंगा। और शुरुआत में मैं एक बात से शुरू करूंगा कि पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है उसमें एक जगह आया है कि पॉलिसी एम्स एट इंडियाज ट्रांजिशन फ्रॉम डिप्राइवेशन टू डेवलपमेंट। ये मुझे बड़ा एक की वर्ड लगता है। इससे आगे की जो आगे का जो विस्तार है वो भी खुलता है कि पूरा का पूरा जो दस्तावेज है वो इसके इर्द गिर्द है कि कैसे डिप्राइवेशन से डेवलपमेंट की ओर ले जाया जा सके। और जो हमारी जो प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है, जो शिक्षक हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए हम क्या मुहैया कराएंगे। दूसरी बात जो मैं उससे उल्लेख करना चाहता हूँ कि एक अच्छी बात ये हुई है कि जो चुनौतियां हैं और जो प्रमुख बिंदु है, सेंट्रलिटी ऑफ इश्यूज है, उसको बहुत अच्छे से पकड़ा गया है, परिभाषित किया गया है, और फिर उसी के इर्द गिर्द पूरी बातें कही गई हैं। इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उसमें से कुछ लक्ष्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। जैसे ये कहा गया है कि जो शाला पूर्व शिक्षा है, अगर अंग्रेजी में कहें तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, जो 3 से 6 साल की एज में दी जाती है, उसका हमारा लक्ष्य है कि 2020 तक हम उसे सार्वभौमिक कर लेंगे, माने सभी बच्चों को हम इसके दायरे में लाएंगे। दूसरा, जो 3 से 8 साल की उम्र है, इसको फॉर्मेटिव ईयर्स के नाम से हम जानते हैं, आप सभी लोग परिचित होंगे। तो 3 से 8 साल की जो शिक्षा प्रणाली है, उसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है, खास करके जो ब्रेन डेवलपमेंट है, उसको ध्यान में रख के ये प्रस्ताव किया गया है पॉलिसी में। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में इसके लिए कार्य योजना और कार्यक्रम निर्धारित होंगे। क्योंकि जो न्यूरो साइंस में जो रिसर्च हुआ है, खास करके सीखने को लेकर कि बच्चे सीखते कैसे हैं, उनके मस्तिष्क का विकास कैसे होता है, जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो किस एज तक बनते हैं, वो 8वीं की आयु तक बनते हैं, तो उसको कैसे हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इसके लिए क्या काम होना चाहिए। तो उसमें एक बहुत प्रमुख घटक है शाला पूर्व, स्कूल पूर्व, जो प्री स्कूल एजुकेशन के नाम से या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के नाम से हम जानते हैं, और नर्सरी स्कूल के नाम से पॉपुलर नाम है इसका। तो देखते हैं, तो ये व्यवस्था जो निजी विद्यालय हैं या जो ऐसे अभिभावक हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो इसको जहां अपने बच्चों को भेज सकते हैं, वहां तो ये ठीक है। लेकिन हमारे जो गांव गिराव के स्कूल हैं, जहाँ पे
इस तरह की सुविधा नहीं है या इस तरह का संसाधन नहीं है या अभिभावक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैं उन स्कूलों की बात बात कर रहा हूँ, जैसे 1,60,000 59,000 हमारे स्कूल हैं। तो उस गांव में रहने वाले जो बच्चे हैं वो तो सीधे कक्षा 1 में आते हैं। आपको स्मरण होगा कि जब हम स्कूल गए थे तो जो अंडर एज बच्चे हैं उनको भी स्कूल में ले लिया जाता था, लेकिन अब कक्षा में दाखिले की उम्र 6 साल है, 5 साल से ऊपर होना चाहिए। तो जो 5 साल के या 5 साल के पहले वाले बच्चे हैं वो आंगनबाड़ी में जाते हैं। आंगनबाड़ी में अगर उनकी ठीक से शिक्षा पूर्व व्यवस्था नहीं हुई तो फिर वो कक्षा 1 में आधी अधूरी तैयारी के साथ आते हैं। तो अगर हम वो आधी अधूरी तैयारी के साथ लाते हैं तो उनका आगे का जो भाषा विकास है, गणितीय समझ है, अंडरस्टैंडिंग है या स्कूल के अनुभव को एंजॉय करने की जो बात है, तो वो उसमें वो फंसे रहते हैं, वो ठीक से उसको कर नहीं पाते हैं। इस लिहाज से मुझे लगता है कि जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और जो प्री प्राइमरी एजुकेशन 3 से 8 साल की एज है, इसको बहुत ध्यान पूर्वक इसमें रखा गया है और इसके लिए कई बातें कही गई हैं। दूसरा जो लक्ष्य मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो ये है कि 2030 तक प्री स्कूल से लेके और माध्यमिक स्तर तक जितने बच्चे हैं सबको स्कूल में ले आना। 2 करोड़ बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल है उनको ले आना, दिव्यांग बच्चों को स्कूल में ले आना। तो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है और बहुत दूरगामी लक्ष्य भी है। इसके लिए स्कूलों में जगह बनानी पड़ेगी, नए स्कूल खोलने पड़ेंगे, इसमें बच्चों के लिए कक्षाएं बनानी पड़ेंगी, संसाधन लाने होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना होगा, एक प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था करनी होगी, उन शिक्षकों की क्षमता का विकास करना होगा, उसके लिए कार्यक्रम चलाने होंगे। और जो अर्थशास्त्र से जुड़े हुए लोग हैं वो इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे कि जो कॉस्ट ऑफ स्कूलिंग है उसमें भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। बच्चे अगर बाल श्रम में लगे हुए हैं, घर के काम में लगे हुए हैं, माँ बाप की सहायता कर रहे हैं या लड़की घर पे अपने भाई बहन की देखभाल कर रही है, तो ये एक उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसको खत्म करने के लिए, कम करने के लिए इंसेंटिव्स की व्यवस्था की गई है, जैसे बच्चों को किताबें, ड्रेस, स्वेटर, जूता, मोजा, स्कूल बैग दिया जाता है ताकि गार्जियन को लगे कि नहीं, शिक्षा पे खर्च नहीं है या निःशुल्क शिक्षा है, अनिवार्य शिक्षा है। तो ये एक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जो हमारा सकल नामांकन का जो लक्ष्य है, सार्वभौम लक्ष्य है, सार्वभौमिकरण का जो लक्ष्य है वो 2030 तक प्री प्राइमरी से सेकेंडरी एजुकेशन तक प्राप्त करने का है। एक बहुत बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट में नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लर्निंग, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये बहुत आधारभूत स्किल्स हैं, बेसिक स्किल्स के नाम से हम जानते हैं इसको, क्योंकि भाषा सीखने से पहले भाषा पूर्व दक्षताएं होती हैं, जैसे सुनना और बोलना, किताब पढ़ने की बात, मुद्रित शब्दों से बात, प्रिंटेड वर्ड से परिचय, ये बाद में आएगा। क्योंकि बच्चे ज्यादातर घरों से आते हैं जहाँ पे कि सिर्फ किताब है, एक टेक्स्ट बुक है, वहां पे कोई मुद्रित सामग्री, अखबार, पत्रिका, अन्य कहानी, कविता की किताबें या इस तरह का एक छोटी सी लाइब्रेरी, मैं अपने आप के घरों की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं गांव गिराव के, दूर दराज के ऐसे परिवारों की जहाँ पे शिक्षा की विरासत नहीं है, शिक्षा की संस्कृति नहीं है, परिवार का कोई सहयोग और समर्थन नहीं है, माता पिता में से ज्यादातर निरक्षर हैं, कभी वो स्कूल गए होंगे लेकिन उनका सब पढ़ा लिखा भूल गया है। तो ऐसे परिवारों से जो बच्चे आते हैं उनके लिए एक बहुत बहुत ही बड़ा कदम होगा ये। तो इसके लिए जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए एक नेशनल मिशन बनाया जाएगा। मैं ये इसी प्रसंग में चर्चा करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो शाला पूर्व प्री प्री प्राइमरी एजुकेशन की व्यवस्था है या जो आंगनबाड़ी की व्यवस्था है, आईसीडीएस विभाग से संचालित होती है, उसके साथ और बेसिक शिक्षा विभाग के समन्वय से इसके लिए पाठ्यक्रम और सामग्री बनाने का काम हुआ है और हम उसे बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, लागू करने वाले हैं जब हमारे स्कूल खुलेंगे। दूसरा, जो हमारे प्रदेश में 50 साल पहले इस चीज को पहचाना गया था कि स्कूल में दाखिले से पहले की जो तैयारी है वो क्यों महत्वपूर्ण है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि राज्य सरकार के 2 ऐसे प्रशिक्षण केंद्र काफी पहले खोले गए थे, 50 साल से ऊपर हो गए हैं,
जहाँ पे शिशु शिक्षा के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। तो आप देखिए कि इसकी जो सेंट्रलिटी है वो कितने समय से पहचानी हुई थी, लेकिन इसे बीच में भुला दिया गया था और इसे फिर से अब केंद्र में लाया गया है। उत्तर प्रदेश में इसको ध्यान में रखते हुए कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी क्यों महत्वपूर्ण है, वर्ष 2019 में सितंबर में हमने मिशन प्रेरणा नाम से एक पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, जिसमें लाइब्रेरी की व्यवस्था, स्कूलों में प्रिंट रिच इन्वायरमेंट बनाया जाए, किट्स दी जाएं और स्टोरी बुक्स दी जाएं। जो एनसीईआरटी की स्टोरी बुक्स भी छापते हैं एनसीईआरटी में, तो उसका एक पूरा का पूरा सेट और एक अच्छी सी स्कूल लाइब्रेरी बनाए, ताकि बच्चे पाठ्य पुस्तकों के अलावा और भी पुस्तकों से परिचय करें, मुद्रित शब्दों से परिचय करें और उनके पास एक वैरायटी हो प्रिंटेड वर्ड्स की, ताकि वो उनका पढ़ने में, भाषा सीखने में रुझान बढ़े। डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है और इसको वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। जो हमारी किताबें हैं उसमें हर पार्ट में एक क्यूआर कोड ऐड किया है हमने, ताकि बच्चे अगर उसको स्कैन करते हैं तो स्कैन करते ही, या शिक्षक उसको स्कैन करेंगे, आप भी करेंगे तो आपको आनंद आएगा। तो उसकी एक पूरी रिपोजिटरी है ऑडियो वीडियो सामग्री की, नेट पर उपलब्ध है। उससे आप अपने स्मार्टफोन में उस पाठ से संबंधित सामग्री तुरंत देख सकते हैं या दिखा सकते हैं। वो एक बड़ा मजेदार अनुभव होता है जब छपे हुए शब्दों के साथ एक ऑडियो या वीडियो का संयोजन होता है और बच्चे उसको बहुत आनंद लेते हैं। जो पॉलिसी दस्तावेज है उसमें कुछ नए प्रमुख बिंदु हैं जिन पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, और मेरी भी रुचि का विषय है ये, और मैं भी इसको बहुत ध्यान से देखूंगा कि ये कैसे घटित होता है, आगे कैसे रूपांतरित होता है। पहला तो है कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स बनाने की बात कही गई है। दूसरा है कि नेशनल मेंटरिंग प्लान फॉर टीचर्स बनाने की बात कही गई है, और एक मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की बात कही गई है, जिलों में खोले जाएंगे। तो ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज खोली जाएंगी उसमें उनका क्या स्वरूप होगा, किस तरह से वो काम करेंगी, या शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए वो किस तरह के सुझाव देती हैं। मेरी चिंता का विषय ये है कि जैसे जो विश्वविद्यालय स्तर पर या सीट ऑफ हायर लर्निंग्स हैं, वहाँ पे क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज पे ज़्यादा फोकस है, रिसर्च पे फोकस है। तो मैं जिस क्षेत्र में, जिस सेक्टर में काम करता हूँ, मेरी चिंता का विषय ये है कि अगर प्राथमिक, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के जो विषय हैं या शिक्षण की पद्धति है, पेडागॉजी है, उस पे अगर रिसर्च करके एक नया कोई तरीका या उपाय या स्ट्रेटजी बताते हैं इस तरह के यूनिवर्सिटी सिस्टम में, तो मेरे ख्याल से वो हमारे सिस्टम को और अच्छा, मजबूत बनाएगा। पॉलिसी में स्पेशल एजुकेशन जोन्स की बात कही गई है। स्पेशल एजुकेशन जोन से मुझे याद आ गया है कि जो जो ऐसे क्षेत्र हैं जो डिसएडवांटेज हैं, जो मानव विकास सूचकांक के स्तर पे जिनको हमने परिभाषित किया है, देखा है, उनका वर्गीकरण किया है कि वो काफी नीचे हैं। मैं उदाहरण के लिए प्रदेश के 8 जिलों का जिक्र करना चाहता हूँ। जैसे बहराइच है, जैसे सिद्धार्थनगर है, जैसे फतेहपुर है। तो इस तरह के 8 जिलों में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के नाम से आप परिचित होंगे, केंद्र सरकार द्वारा चिन्हित किए गए थे, और यहाँ पे मानव विकास सूचकांक के जो शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित आंकड़े हैं या जो जो सूचकांक हैं, उनको पहचान कर और उनको और बेहतर बनाने के लिए, उनमें सुधार लाने के लिए पिछले काफी समय से काम हो रहा है, और उसके परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं धरातल पे। तो मुझे लगता है कि उस तरह का एक स्पेशल एजुकेशन जोन बनाने का जो विचार है वो बहुत प्रभावशाली है, और मुझे लगता है कि इसमें प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा या उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए व्यवस्थाएं होंगी। मैं उदाहरण के लिए कहता हूँ कि जैसे हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र है, तो आप देखिए कि हमारे जो 4 इसके रीजनल डेविएशंस हैं, भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, तो पूर्वी और पश्चिमी और बुंदेलखंड, इस तरह से अगर आप वर्गीकरण देखें, अपने ध्यान में रखें, तो मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा कि जो उदाहरण के लिए स्कूलों का जो वितरण है, अगर 1,59,000
प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल हैं, और लगभग 27,000 माध्यमिक विद्यालय हैं। मैं सरकारी स्कूलों की बात कह रहा हूँ, इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। तो जो बुंदेलखंड है उसमें प्रारंभिक शिक्षा के जो विद्यालय हैं और जो माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय हैं उनका अनुपात कम है। अर्थात जो बच्चे कक्षा 1 और 8 में हैं उनके लिए माध्यमिक स्तर पर पढ़ने की सुविधा के अवसर कम हो जाते हैं। वहां पे प्राइवेट स्कूल्स भी कम हैं। प्राइवेट स्कूल्स भी वहीं आएंगे जहां अभिभावक पैसा खर्च कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कूलिंग फैसिलिटी है उस लिहाज से स्पेशल एजुकेशन जोन्स का बड़ा भारी योगदान होने वाला है। इसमें बहुत साधारण बात लगेगी, लेकिन मेरे दृष्टि में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उस पॉलिसी में बुक प्रमोशन पॉलिसी, डिजिटल लाइब्रेरीज और वर्चुअल लैब्स की बात कही गई है। तो जैसे जैसे पुस्तकालय अब धीरे धीरे गायब हो गए हैं, लाइब्रेरीज जैसे गायब हो गई हैं, स्कूल से भी गायब हो गई थी और कॉलेज में भी गायब हो गई हैं। अगर हैं तो वो बंद हैं, उनका उपयोग नहीं हो रहा है, पठन की आदत नहीं है, बच्चे टेक्स्ट बुक के अलावा और कुछ पढ़ना नहीं चाहते हैं। अभिभावक बच्चों को पढ़ के सुनाएं ऐसा कोई अवसर नहीं है। ज़्यादातर समय स्मार्टफोन और टीवी में बीत रहा है। और अगर बच्चे शुरू से कुशल पाठक बन जाते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि फिर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं करेंगे। अभी उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूँ कि मैंने किताब पढ़ी जिसमें देश के प्रतिष्ठित महानुभावों के अनुभव हैं, छोटे छोटे आलेख हैं उसमें, और उसका शीर्षक है कि व्हाई आई लव टू रीड। उसमें जिनसे भी बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि उन्हें पढ़ना इसलिए पसंद है क्योंकि उनके बचपन में कोई एक वयस्क दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताई ताऊ या माता पिता, चाचा जो भी हैं, किसी एक वयस्क ने उन्हें किताबें ला कर दी, उन्हें कहानियां सुनाई, उन्हें बेड टाइम स्टोरी सुनाई, और उनका कहानियों में जो रुचि है वो बढ़ी, और धीरे धीरे वो एक उनकी पढ़ने में रुचि विकसित हो गई, और एक तरह का उनमें अभ्यास होते होते ये जो आदत है वो बचपन से पड़ती है। तो मुझे लगता है कि ये जो डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लैब और बुक प्रमोशन पॉलिसी की बात कही है उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण लगता है मुझे। जो पाठ्यक्रम में कमी और रिडक्शन इन करिकुलम की बात कही गई है, और जो कोर कंसेप्ट्स हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई है। तो मैं चर्चा के लिए कहना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यचर्या की रूपरेखा है वो वर्ष 2005 की है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के आधार पर या उसके अनुक्रम में कहें तो एक करिकुलम फ्रेमवर्क 2008 में बनाया गया था। काफी समय हो गया है, तो उस लिहाज से पाठ्यक्रम को फिर से बनाने और लिखने की जरूरत थी, और ये सही समय है कि हम एक नया पाठ्यक्रम दस्तावेज तैयार करेंगे। अन्य राज्य भी तैयार करेंगे, पहले केंद्रीय स्तर पर तैयार हो रहा है और उसके बाद राज्य में तैयार होगा। तो उसमें जो कोर कंसेप्ट्स की बात है जो डिफरेंट स्किल सेट्स की बात कही गई है कि किस तरह की स्किल बच्चे में होनी चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, या इस तरह के जो स्किल सेट्स हैं उस पे फोकस जो किया गया है पॉलिसी में, उस तरह उसका विकास कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, विषय वस्तु क्या होगी और उसका मूल्यांकन कैसे होगा, इन चीजों पर चर्चा पाठ्यक्रम दस्तावेज के माध्यम से होगी। और अगली बात जो मुझे महत्वपूर्ण लगती है वो ये है कि इसमें जेंडर इंक्लूजन फंड की व्यवस्था की गई है। तो जेंडर इंक्लूजन फंड का जो स्वरूप होगा वो जब आगे बनेगा तो खुलेगा, लेकिन मेरे दृष्टि में ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि लड़कियां हमारी आबादी के जो प्रतिशत है उस हिसाब से स्कूल में नहीं है। कक्षा 1 में जब आती हैं तो वो लगभग बराबर रहती हैं, और धीरे धीरे वो कम होती जाती हैं, और माध्यमिक स्तर पे और कम हो जाती हैं, और विश्वविद्यालय स्तर में आप ये कॉलेज स्तर में आप देखते होंगे। तो जो इंक्लूसिवनेस है वो उसको कैसे और बढ़ाया जा सके, या
अभी मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कही है, तो उसको कैसे ऑफशूट किया जा सकता है या उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, इसके लिए मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और ताकि वो बच्चियां स्कूल आए, एक्सेस बढ़ाई जा सके, उनका रिटेंशन बढ़ाया जा सके, और वो जब स्कूल में आएंगी, रहेंगी, तो स्वाभाविक है कि उनका जो प्रदर्शन का स्तर है, जो अचीवमेंट लेवल है, वो अच्छा ही होगा। जब बोर्ड के नतीजे आते हैं तो आपने हेडलाइन जरूर पढ़ी होगी कि लड़कियों ने बाजी मारी। तो जो लड़कियां स्कूल आ जाती हैं किसी किसी न किसी समस्या के बावजूद, उनका प्रदर्शन अच्छा रहता है, तो मुझे लगता है कि एक्सेस और रिटेंशन में जो हमारी जो फंड की व्यवस्था है, उससे मदद मिलने वाली है, ताकि उसके लिए सुविधा संसाधन उपलब्ध कराए जा सके। मैं उदाहरण के लिए कहता हूँ कि जैसे जो ऐसे परिवारों से जो जो बहुत ही आर्थिक रूप से विपन्न हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो स्कूल नहीं जा रही थी, ऐसे बच्चियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए, जो शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खंडों में, तो उत्तर प्रदेश में भी है। वो एक 6 से 8 के लिए आवासीय विद्यालय चलाए जाते हैं, और वहाँ पे 100 लड़कियां रहती हैं। उनके पढ़ने और रहने की सारी सुविधा निशुल्क है। और इसकी जो उपयोग उपादेयता है या उसकी जो उपयोगिता थी, उसको देखते हुए या उसके महत्व को देखते हुए अब ये निर्णय हुआ कि उसको हम अपग्रेड करके 12वीं तक करेंगे। ये निर्णय हो गया है और अपग्रेडेशन की प्रक्रिया चल रही है। दूसरी बात है कि राज्य सरकार में लड़कियों की पढ़ाई को अच्छा करने के लिए कन्या सुमंगला योजना चलाई गई है, जिसमें लड़की के जन्म पे, उसके बाद जब वो कक्षा 1 में दाखिला लेगी तो टीकाकरण पे, और जब वो कक्षा 1 में, उसके बाद जब दाखिला लेती है तो फिर से उसे 2,000 रुपया, और जो कक्षा 6 में दाखिला लेगी तो फिर से 2,000 रुपया उसके अकाउंट में जमा होगा। और जब वो 9वीं में दाखिला लेगी तो 3,000 रुपया उसके अकाउंट में जमा होगा। और 12वीं के बाद अगर वो कोई डिप्लोमा कोर्स करने जाती है तो उसे 5,000 रुपया मिलेगा। तो इस तरह का जो एक फंड ट्रांसफर लड़कियों के लिए है, वो एक बड़ा बड़ा अच्छा इंटरवेंशन मुझे लगता है। इस बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो जेंडर इंक्लूजन फंड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। स्कूल गवर्नेंस की बात मैं बहुत संक्षेप में कहूँगा। स्कूल गवर्नेंस की बात कही गई है कि, और उसमें ये कहा गया है कि स्कूल गवर्नेंस इज सेट टू चेंज विद न्यू एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क एंड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। तो ये जो दो शब्द हैं मुझे कीवर्ड्स लगते हैं कि न्यू एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क एंड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। इसके अलावा जो जो पूरी प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है, उसमें जो बोर्ड्स हैं, जैसे तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद है, बोर्ड है, और संस्कृत बोर्ड है, मदरसा बोर्ड है, आईसीएसई के भी स्कूल हैं, सीबीएसई के भी स्कूल है। तो ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ बोर्ड्स है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बोर्ड्स को देखते हुए, करिकुलम और सिलेबस को देखते हुए, टेक्स्ट बुक्स को देखते हुए, संसाधनों को देखते हुए, एक बहुत बड़ा फलक है, बहुत बड़ा कैनवस है। इसमें बहुत तरह के मॉडल्स हैं। तो इसको कैसे हैंडल किया जाएगा, ये एक विषय होगा। और दूसरा ये है कि जो बोर्ड का एक काम है कि वो परीक्षा लेगा और प्रमाणन करेगा, प्रमाण पत्र जारी करेगा। इसके अलावा एकेडमिक्स का काम है, पाठ्यक्रम बनाना और पाठ्य पुस्तकें बनाना, शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करना। और तीसरा जो काम है वो गवर्नेंस का है, जैसे रिकॉग्निशन है, सुपरविजन है, मॉनिटरिंग है। तो इसके लिए अलग अलग प्रणालियां बनाई जाएंगी, या एक ही कोई एक बॉडी होगी जो इन तीनों को रेगुलेट करेगी या तीनों को संचालित करेगी, नियंत्रित करेगी, ये देखना होगा हमको। अगली बात यह है कि इसके लिए जो स्ट्रक्चरल चेंजेस करने होंगे, ताकि ये काम अच्छे से हो सके, जो तीनों काम की मैंने अभी चर्चा की है। और इसके लिए एक एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क कैसा बनाया जाएगा, और इस पे जब केंद्र सरकार की ओर से हमें इम्प्लीमेंटेशन प्लान का दस्तावेज मिलता है तो उसको देख के हमें थोड़ा आसानी होगी कि हम राज्य में भी इस तरह का इम्प्लीमेंटेशन प्लान बना सकें। आखिरी बात मैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट के ही संदर्भ से कहूँगा कि उसमें यूज ऑफ टेक्नोलॉजी पे बहुत सारी बातें कही गई हैं। और आपने इस समय अनुभव किया होगा, जब से स्कूल बंद हो गए हैं,
कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना बढ़ गया है और टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है। मैं प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा के अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि जब स्कूल बंद हो गए हैं तो बच्चों के पास या परिवारों में स्मार्ट डिवाइसेस नहीं है। ये एक बड़ी चिंता है, बड़ा कंसर्न है, सबकी चिंता का विषय होगा। फिर भी व्हाट्सएप के माध्यम से या इस तरह के सोशल मीडिया के माध्यम से उनको सीखने सिखाने का काम शुरू किया गया। टीवी के माध्यम से प्रसारण किया गया, रेडियो के माध्यम से प्रसारण किया जा रहा है, तो ये चल रहा है। लेकिन फिर भी लगता है कि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो छूट गए हैं, जो जिनके पास ये पहुंच और सुविधा नहीं है। तो उन बच्चों को ध्यान में रख के अगर मैं कहता हूँ तो मैं समझता हूँ कि तकनीक के बढ़ावा देने और तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए जो एक प्राइम फोकस दिया गया है वो महत्वपूर्ण है। और अगर इस दृष्टि से देखें कि दस्तावेज में ये कहा गया है कि तकनीक का इस्तेमाल होगा ताकि हमारा जो सकल नामांकन है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, उसे हम 100% पहुंचा सकें। तो इसके अलावा जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर बच्चे स्कूल में आ जाएं और उनका नामांकन हो जाए तो तकनीक का इस्तेमाल शिक्षण में कैसे होगा, किस तरह से होगा और एक इंटीग्रेटेड पेडागॉजी कैसे होगी जो तकनीक संवर्धित भी हो और फेस टू फेस भी हो, जहाँ शिक्षक की एक प्रमुख भूमिका है लेकिन तकनीक का भी इस्तेमाल हो रहा है। स्मार्ट क्लासरूम है जिसमें प्रोजेक्टर है, लैपटॉप हैं, टैबलेट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं। तो इसका इस्तेमाल किस तरह से एक एम्बेडेड या कहते हैं कि इस तरह का एक मॉडल अगर बनाना है तो तकनीक की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जो इक्विटी इन लर्निंग है, उन बच्चों को भी और अवसर मिलेगा तो उनका भी लर्निंग लेवल अच्छा होगा और तकनीक समर्थित होगा तो मुझे लगता है कि और अच्छा होगा, क्योंकि शिक्षक के प्रयास को तकनीकी समर्थन मिलेगा, तकनीकी सहयोग मिलेगा तो शिक्षक का काम भी आसान होगा और बच्चों को इंटरेस्ट भी आएगा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा था। उदाहरण के लिए कहता हूँ कि पूरा दीक्षा पोर्टल है, आपने देखा होगा। दीक्षा पोर्टल पे बहुत सारा दृश्य, श्रव्य, ऑडियो, वीडियो अवेलेबल है जिसको शिक्षक देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करना, एप्स बनाना, कंटेंट के लिए, शिक्षण के लिए और असेसमेंट के लिए। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे साझा करना चाहता था पॉलिसी के संदर्भ से और उत्तर प्रदेश के संदर्भ से। मैं ये उम्मीद करता हूँ, मैं आशान्वित हूँ कि जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही महत्वाकांक्षी है और मैंने जैसा कहा है कि ये एक छलांग है और एक सही समय पे है और हम सबसे युवा देश कहे जाते हैं। तो ये जो एक डेमोग्राफी डिविडेंड है, अर्थशास्त्र का एक शब्द में अगर उधार लूँ तो कहूँ कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अगर इसको हम सचमुच पाना चाहते हैं तो पॉलिसी हमें इसके लिए एक विजन देती है, एक लक्ष्य बताती है और उस लक्ष्य को पाने के लिए हमको कोशिश करनी है। मैं इसके बारे में बहुत आशान्वित हूँ। धन्यवाद।